हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार वैल्यू एम्बेड के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और जिस लेखपाल वैकेंसी की आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और अपने अथक मनोबल से लगे हुए थे, वह वैकेंसी यूपी लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज दोपहर को रिलीज किया गया। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी नोटिफिकेशन के कुछ फाइन और एग्ज़ाम रिलेटेड डिटेल्स को जानने की कोशिश करूंगा और हम साथ में देखेंगे कि इसकी क्या मुख्य बातें हैं जो फॉर्म अप्लाई करने से पहले हर अभ्यर्थी को जान लेनी चाहिए। तो चलिए एक नज़र इस नोटिफिकेशन पे डालते हैं और इसमें लेखपाल के पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म और इसके फीस या लास्ट डेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 8085 हैं, तो 8085 पोस्ट हैं। और इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 7 जनवरी की है। और इसका फॉर्म फिल करने के लिए कुछ फॉर्म का फिल करने के लिए 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक का एक विंडो दिया गया है, एक समय दिया गया है। यानी कि लास्ट डेट इसकी 28 जनवरी है, जिसके अंदर फॉर्म को फिल करना है, उसकी पेमेंट करनी है और साथ ही साथ जो फाइनल फिल्ड फॉर्म है उसका प्रिंट आउट भी लेना रहता है। और साथ ही इन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए भी एक स्लॉट दिया है 7 दिनों का, एक जिसमें अगर कोई गलती हो गई हो फॉर्म भरते समय तो उसको आप फिर से एडिट करके उसमें सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने 4 फरवरी तक का लास्ट डेट दिया है। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट यही है कि जो एप्लीकेंट है, जो अभ्यर्थी है, वो 12वीं पास होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे मुख्य है वो ये है कि आपके पास पीईटी का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए और साथ ही आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में हो। और इसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो जो एज रिलैक्सेशन होते हैं वो सारे आप लोग जानते होंगे और उसको अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और कुछ अदर डिटेल्स भी हैं, जैसे कि आपने कोई एनसीसी से कैडेट वगैरह किया हो या उसके रिलेटेड कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो या फिर और कोई जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट हो। तो एप्लीकेशन भरने का या अप्लाई करने की जो एक प्रक्रिया है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया है कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम एक ऐसा मेंशन किया है और उसमें इन्होंने बताया है कि हम सिर्फ जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मेथड से ही एक्सेप्ट करेंगे, जैसा कि काफ़ी कॉमन हो चुका है, अब लगभग सारे एग्ज़ाम में यही होता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। और फिर एक
जो थोड़ा नया है या फिर कह सकते हैं थोड़ा अलग करने की कोशिश इन्होंने किया है कि एप्लीकेंट का ऑथेंटिकेशन करेंगे ये ना, मतलब ये एक बेसिकली एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू ये चेक करेंगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो या फिर कोई फेक जो एप्लीकेशन तो नहीं डाल रहे हो। तो इसमें ये आपके पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू ये आपको ऑथेंटिकेट करेंगे। तो कैसे? तो इसमें ये पहला तो आपके पर्सनल डिटेल्स के सहारे ये ऑथेंटिकेट करेंगे, जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी ऐसे चीज़ें पूछेंगे और फिर उससे जो डिटेल होगा वो देखेंगे। दूसरा है ओटीपी मेथड। अब ओटीपी मेथड ऐसा है कि आपका जो पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर जो पीटी का फॉर्म भरते समय जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था या जो ईमेल आईडी आपने दिया होगा, फॉर्म में फिल किया होगा, वो डालेंगे। फिर उस पर आपका एक ओटीपी आएगा जिसको वापस से वेरीफाई करने पर आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल ये आता है कि ऑथेंटिकेशन कराने के बाद क्या मतलब क्या होगा और ये किस लिए है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाएंगे या आपका जो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो कुछ आपके जो प्री एग्जिस्टिंग डिटेल्स हैं जो पहले से आपने पीटी फॉर्म में भरे थे वो वापस से ऑटोमेटिकली उसकी जगह पे भरे हुए आएंगे। जैसे कि आपका नाम, फ़ोटो, सिग्नेचर, पिता का नाम, डोमिसाइल, कैटेगरी, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें ये पता चलेगा कि आप ही वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। दूसरा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सही है। आप खुद भी एक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का। तो जनरली जैसा मैंने पहले बताया और फॉर्म में मेंशन ही किया गया है कि आपका इंटरमीडिएट ही सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होगा। तो इसमें ये सिर्फ पूछेंगे कि आपने वो एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है या नहीं है, बस यस और नो में उसको जवाब देना है। तो उसका तो आप जानते ही हैं। फिर जब आप उसको यस कर देंगे फिर कुछ और डिटेल्स उसमें खुल के आएंगी, जिसमें आपके स्कूलिंग का बोर्ड, स्कूल का नाम, कब पास हुए, सर्टिफिकेशन जो है उस पर उसका नंबर, रोल नंबर या इशू डेट, ऐसा सारी चीज़ें उसमें पूछेंगे। और ये सब करके आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर एक 11 डिजिट की एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हम फीस कितनी लगेगी और इसको पे कैसे करना है। तो फीस का ऐसा है कि ये अभी सिर्फ एक फॉर्म फिल करने के लिए, ये वैसे देखा जाए तो सिर्फ जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो फिर वापस से एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी एक अलग ही फीस लगेगी। तो अभी इन्होंने इस चरण के लिए, इस जो अभी प्रोसेस है उसके लिए 25 रुपये का एक बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखा है, जिसमें इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया है। बाकी ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग का जो फ़ीस है सिर्फ वही चार्ज करेंगे। तो ये आप किसी भी कैटेगरी को हो सबको 25 रुपये ही देना पड़ेगा। और बाकी तो शॉर्ट लिस्ट का उन्होंने ऐसा बताया है कि हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि अब टॉप से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। शायद वो फिर एक लिस्ट निकालें या फिर आपके पास ईमेल आए, तो फिर से आप वापस से फॉर्म भरेंगे और
ऐसा इन्होंने कहा है कि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, नहीं वो यहाँ पे फॉर्म तो वापस से नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन जो एडमिट कार्ड जब आएगा उस टाइम पे आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप एलिजिबल हो तो आप फ़ीस को पे करोगे और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके बाद मॉडिफिकेशन के बारे में है कि आपने अभी फॉर्म भर दिया है, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उसमें सुधार करने के क्या चांसेस हैं। वैसे पहले नहीं होता था, लेकिन अभी इन्होंने एक ये अच्छा काम किया है। तो इसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू फिर से अपने पोर्टल को ओपन कर सकते हो, और जो भी उसमें जैसे नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह जो भी है उसमें अगर गलतियां हो तो चेंज कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि उसमें जो स्पेलिंग है वो आपके जो सर्टिफिकेट है उससे मैच होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको वो टॉलरेट नहीं करेंगे, और अगर आपको आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर नाम में कुछ कमियां हैं तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि वो डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे, आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। फिर इस पोस्ट के कुछ डिटेल्स हैं जो शायद आपको पता ही हो, फिर भी इन्होंने दिया है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे लेखपाल एक ग्रुप सी कैटेगरी का पोस्ट आता है, और जिसकी जो पे बैंड है वो 5,200 से लेकर 20,200 तक है, और जो ग्रेड पे है वो 2,000 का है। तो इसमें जो वैकेंसी दी गई हैं और उसके जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें यूआर के कुछ 3,271 पोस्ट हैं, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड, और फिर शेड्यूल कास्ट के 1,690, ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब के 152, फिर ओबीसी के 2,174, ईडब्ल्यूएस के 798, और जो टोटल होता है वो 8,085। फिर सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने जो नेचर पोस्ट की है, जो पोस्ट की नेचर है उस वाले कॉलम में इन्होंने कुछ अस्थाई और कुछ ऐसे स्लैश लगा के अस्थाई भी लिखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें से कुछ पोस्टें जो हैं अस्थाई भी हैं, क्योंकि पहले जो एक नोटिफिकेशन के बारे में जो चर्चा हो रही थी और जो हमें पता था कि ये जो पोस्टें आने वाली हैं उसमें लगभग सारी अस्थाई ही रहने वाली हैं, लेकिन जो 7,882 पोस्टों का एक पहले जिक्र हुआ था, फिर बाद में कुछ 14 पोस्टें बढ़ गई थी, लेकिन अब फाइनल जो नोटिफिकेशन में आई हैं वो 8,085 पोस्टें हैं। तो आप उसमें से माइनस करके देख सकते हैं कि जो बाकी की पोस्टें हैं वो क्या अस्थायी नेचर की हैं, मतलब टेम्परेरी, या फिर कुछ उनका एक कंडीशन है। तो अभी तो उसके बारे में कुछ श्योर शॉर्ट जानकारी नहीं है, फिर भी एक जनरल सी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो हमने किया। फिर बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसको हम क्षैतिज आरक्षण भी बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने ऐसे कुछ 4-5 कॉलम दिया है, और उसमें इन्होंने अलग अलग मेंशन किया है, जैसे डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम, जो फ्रीडम यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें जो फ्रीडम फाइटर थे उसके जो डिपेंडेंट है या आश्रित हैं, तो उनके लिए इन्होंने 149 पोस्टें रखी हैं। फिर जो
फिज़िकल हैंडीकैप्ड हैं तो उसमें इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रखी है। तो उनके लिए टोटल 309 पोस्ट हैं और वो फिर आप फॉर्म भरने के टाइम पे खुद देख सकते हैं। और जो विमेन की पोस्टें वो 1604 हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 387 पोस्टों का एक रिजर्वेशन रखा गया है। फिर और भी कुछ ज़रूरी बातें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसको भी जान लेते हैं। पहला तो उसमें है कास्ट सर्टिफिकेट का। तो अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़कर और EWS को, तो जो भी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट लगते हैं तो इन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि वो सर्टिफिकेट का जो इशूइंग डेट है, इशू किया गया जो डेट है वो एप्लीकेशन जो शुरू होने से पहले का होना चाहिए। लेकिन उसमें साथ में ये भी मेंशन किया है कि अगर वो जब एप्लीकेशन की लास्ट डेट है तो उसके पहले का भी हो तो भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अच्छा, सबसे एक इन्होंने रोचक बात ये रखी है कि इन्होंने कहा है अगर जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट अगर ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब अगर एक दिन में उनकी कैपेसिटी जो है हैंडल करने की, एग्ज़ाम कराने की, उससे ज़्यादा होते हैं तो वो, जैसा कि PET के एग्ज़ाम में हुआ था, वैसे ही वो एक दिन में 2 पाली में पेपर करा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उसमें उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। तो वो तो जनरली होता ही है कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हो तो नॉर्मलाइजेशन होता ही है। फिर बाकी इसमें जो एग्ज़ाम वगैरह का है तो वो भी ऐसा है कि एक पेपर होगा 100 नंबर का जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और कुछ 2 घंटे का समय होगा। हर सही पे 1 नंबर, हर गलत पे -1/4 नंबर। तो ऐसी सारी सब बातें थी। तो आपने इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो सारा देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इफ़ यू रियली फील दैट सम ऑफ योर फ्रेंड, अगर आपके कुछ दोस्त जो आप जैसे ही वो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो उनको ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं।